छात्रागणों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हिंदी कक्ष में हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा हिंदी अनुवादक के रूप में। और शायद कुछ तकनीकी या इंटरनेट से संबंधित कुछ समस्या बरूनी जी को हो रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी देर लगी। तो कृपया करके आप बताएं कि अगर आप हमें बेहतरीन रूप से देख और सुन पा रहे हैं तो कृपया करके आप चैट के अंदर अपनी प्रतिपुष्टि जरूर दे दीजिए। आप सभी का हम स्वागत करते हैं नया डिजिटल विकास के इस सत्र में। और जो हमें आज पहली बार सुन रहे हैं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं। वो सभी लोग जो फिलहाल डिजिटल गारंटी की अवधारणा को नहीं समझते हैं, तो आइए मिलकर हम आनंद उठाते हैं जो समय हमें प्रदान किया गया है। और मुझे आशा है जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं सो आपको उपयोगी और लाभप्रद लगेगी। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। और साथ ही आइए मिलकर हम नई सीमाओं को समझते हैं डिजिटल फाइनेंस की। और मैं आपको पहले कुछ शब्द अपने बारे में बताना चाहूंगा और उसके बाद हम लोग हमारी परियोजना के सभी विवरण के बारे में समझेंगे। मेरा नाम एमैनुएल बारोनी है। मैं इटली में राजदूतों का प्रतिनिधि हूँ। मैं न्यू उपभोक्ता समुदाय भागीदार कार्यक्रम के तहत उपाध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ एनडीई का मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैं प्रमाणित मास्टर प्रॉफी कोच भी हूँ। जीनियस ऑफ फाइनेंस का मेजबान हूँ। वर्ल्ड जनरल फॉर पीस एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ। वक्ता और निजी निवेशक हूँ। इस कंपनी के साथ में लगभग पिछले 4 साल से हूँ। मैंने इसको विकसित होते हुए देखा है और मैं बहुत ही गर्वित हूँ कि मैं इस कंपनी का एक भाग हूँ। तो आज मैं आप सभी को परिचित कराना चाहता हूँ हमारी एक हाल ही की परियोजना से, जो कि हमारे पोर्टफोलियो का और हमारे समुदाय का भाग होगा। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और हमारे आज की कार्यसूची को देखते हैं। तो आज की जो हमारी अनुसूची है वो इस प्रकार है कि हम कौन हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम कहाँ से हैं और हमारा एनडीए मिशन क्या है, हम आपको क्या प्रदान करते हैं, किस प्रकार के उपकरण हम आपको देते हैं, हमारे उपयोगकर्ता कौन होंगे और क्यों डिजिटल रेटिंग इतना महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार के नए व्यवसाय हमारे साथ होंगे, खास करके उस दौर में जहां पर जो व्यवसाय हैं वो कम हो गए हैं, सभी पेशे कम हो गए हैं और इतनी ज्यादा जो बेरोजगारी फैल गई है उसका दर बढ़ गया है। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हमारा ये कुल व्यवसाय क्या है, पर इसको समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास से गुजरना होगा, जिसके लिए मैं आपके कुछ क्षण लेना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि हम हैं कहाँ से। तो जो ये परियोजना है इसका जन्म हुआ 2011 में। इसकी शुरुआत निजी निवेशक अकादमी के माध्यम से हुई। 8 साल के बाद ये जो हमारा शैक्षिक कार्यक्रम है क्रिप्टो यूनिट, ये सामने आया और इसने हमारी सभी जो डिजिटल परियोजनाएं हैं उसको अपनी रोशनी से उजागर किया। और इसी प्रकार से 2011 में हमने शुभारंभ किया डिजिटल गारंटी परियोजना का। तो आइए अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि किस प्रकार की हमारी यात्रा निजी निवेशक अकादमी के साथ रही। जैसे कि आप स्लाइड पे पढ़ पा रहे हैं कि निजी निवेशक अकादमी एक वैश्विक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें 10 साल से ज्यादा का अनुभव है, जहां पे 1,66,50,000 से ज्यादा पंजीकृत उपयोगकर्ता लोग हैं, जहां पे 176 से अधिक देश शामिल हैं। हम निवेश और वित्त में अनुभव वाले शिक्षक प्रदान करते हैं, साथ ही वित्त, निवेश और व्यक्तिगत विकास में व्यवहारिक प्रशिक्षण आपको देते हैं। साथ ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम समूह सत्र 1 से 1
प्रशिक्षण और सलाह, ये सब हम आपको प्रदान करते हैं। और ये सभी प्रकार की जो शिक्षा के प्रारूप है, सभी हमारे ग्राहकों, उपयोगकर्ताओं, जो भी हमारे समुदाय में शामिल हैं, उन सबके लिए ये उपलब्ध है, ताकि वो अपने सभी परिणामों को अंजाम दे सके, वो परिणाम जो हम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। जैसे कि हम हमारे वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, और जैसे आप ये मान लीजिए, जैसे हम हमारे जीवन को एक अलग ही दिशा देना चाहते हैं, ताकि हम हमारे जीवन को बेहतर बना सके। तो आइए मिलके इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि हमारी निजी निवेशक अकादमी क्या करती है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हजारों शब्दों के बराबर आपको समझ देगी। तो वीडियो देखें और हमसे दोबारा मिलें। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, एक निजी निवेशक की अकेडमी। हम कौन हैं? हम 21वीं सदी की एक कुशल शैक्षिक प्रणाली हैं और हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं कुछ बेहतर बनने के लिए। हम सिखाते हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, पैसे को गुना कैसे करते हैं और उसका यथोचित उपयोग कैसे किया जाता है। हम 179 देशों में दुनिया भर के लोगों को वित्त और निवेश विज्ञान, व्यक्तिगत विकास और व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमने कई प्रकार के कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का निर्माण किया और सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे दर्जनों प्रशिक्षित और सफल निवेशकों को बाजार में प्रवेश करने में मदद मिली। हमारे छात्र एक दक्ष निवेश सलाहकार, पोर्टफोलियो मैनेजर और शेयर विश्लेषक बनते हैं। हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि आप खोज सकें बाजार के 20 क्षेत्रों से वो उपकरण जिनका विश्लेषण और चयन करके आप व्यवसाय विकास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम व्यवहार में अर्जित ज्ञान को लागू करके निवेश पोर्टफोलियो बनाना और उसका प्रबंधन करना सिखाते हैं। हम अपने छात्रों की पहल का समर्थन करते हैं और उद्यमी परियोजनाओं के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। हम भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर दाव लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को एकजुट करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाते हैं। हम आपको विकसित करते हैं और विश्व की नई आर्थिक विकास की अवधारणा के अनुसार एक नई वास्तविकता के निर्माण के हेतु मार्गदर्शन करते हैं। यह पूछने की बजाय कि हम कितना कमाते हैं, यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी कमाई कैसे संरक्षित करनी है और पूंजी कैसे बढ़ानी है। और हमारे पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। आखिरकार हम निजी निवेशक की अकेडमी हैं। हमने अधिक दक्षता, वैश्विक पहुंच और वित्तीय ज्ञान साझा करने की क्षमता हासिल करने के लिए अपने ब्रांड का अद्यतन किया है। दुनिया के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए। धन्यवाद है आपका ध्यान देने के लिए। और क्या कारण है, मैं ये आपको क्यों वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको लोगों को ये दर्शाना है कि निवेश की सोच का महत्व क्या है। तो आखिरकार निवेश की सोच है क्या? तो ये एक प्रकार का तरीका है सोचने का, जो कि लोग जिसके माध्यम से पैसे को अपने लिए काम करवा सकते हैं और उसको अपने लिए आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो ये आपका एक उत्तरदायित्व है कि चाहे किसी भी स्थिति में आप स्वयं को प्राप्त करें, लेकिन उसके बावजूद आप उससे जूझ के लड़कर उस स्थिति से बाहर निकल आए, और वो भी रंगीन रंगों के साथ आप स्वयं को एक सितारे की तरह बाहर निकालें। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो जनरल डायरेक्टर हैं, सीईओ जो हमारी कंपनी के हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें समझाएं कि कौन सी वो खूबियां हैं 5 जो एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सर्वोत्तम परिणाम हासिल कर सकता है। तो इसी के लिए हमने आपके लिए यहाँ एक और वीडियो शुरू करने लगे हैं। कृपया करके आप इसका आनंद उठाएं। I'm Andrei Havratov, and I'm here to present a new course called 8 Rules of Wealth. In this course, you will learn how you can use 8 fundamental rules to become rich in a very short time. What is true wealth? It can be compared to the 5 fingers. It takes 5 fingers to make a hand, not one, this, or that. In the same way, true wealth consists of 5 essential elements. Number 1 is health. To be rich, you need to be healthy. 2 is attitude. We need to develop the right attitude to yourself,
to the loved ones, to people, to the city, to the planet, to the country you live in. 3 is emotions. One should always have a very high emotional level in order to develop the right attitude. 4 is financial independence. Many people aim for money, want to become financially rich, but you can imagine a man with one finger. He will be a freak, and that is why you need to develop harmoniously. And 5 is calling. This is what a coherent model of a rich person's development looks like. This is what you and I are going to talk about when we embark on 8 rules of wealth. अद्भुत, क्या बात है। तो आइए अब हम मिलके देखते हैं कि विश्व के नए आर्थिक विकास, हमारी जो कंपनी है इसका मिशन क्या है। और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो कि लिखा है कि ये धन का वैश्विक वितरण है, सुरक्षा और संरक्षण, दूसरों की मदद करना, समृद्धि और खुशी और सभी सपनों को पूरा करना, यही मिशन है हमारी कंपनी का। और मैं चाहता हूं यहाँ ये वो चीज है जिसके बारे में आप सोचें। हमने ये जो नई अवधारणा है हमारी कंपनी का, हमने इसका कुछ साल पहले हमने इसका निर्माण किया, हमने इसे शुरू किया। और पिछला साल तो हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल साल था, केवल उन लोगों के लिए नहीं जो यूरोपियन द्वीप में रह रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। जो वैश्विक स्तर पे जनसंख्या है वो सभी प्रभावित और पीड़ित हुए हैं इस पैंडेमिक से। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि ये एक झूठ है, ये जो वायरस है इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये जो पैंडेमिक है ये तो बस कृत्रिम रूप यानी आर्टिफिशियल रूप से इसका निर्माण किया गया। लेकिन फिर भी जो भी है ये, हमें इसके परिणामों से तो जूझना ही पड़ रहा है। अब आप क्या देख रहे हैं, लोगों के पास आत्मविश्वास कम है, लोगों के पास धन कम है और हमारे शायद जीवन जीने के तरीके में काफी फर्क पड़ गया है। और चाहे इसके पीछे कोई भी कारण हो इस पैंडेमिक का, लेकिन अगर हम ये जो 5 बिंदु हैं, ये जो 5 उंगलियों के ऊपर ज्ञान हमारे सीईओ जी ने हमें प्रदान किया है, तो मैं आप लोगों को सुनिश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि कुछ जो बिंदु हैं वो शायद हम लागू नहीं कर पाए। जैसे आप मान लीजिए जो पहला है, जैसे स्वास्थ्य, ये हमारा शायद पहला लक्ष्य है, पर हम इसको तो इस तक तो पहुंच ही नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ये बहुत ही, स्वास्थ्य सभी लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बिंदु बन गया है। जो समाचार है और जिस तरह से हम चाहते थे हमारा स्वास्थ्य कल्याणमय हो, वो वैसा अब नहीं है। और अगर आपका स्वास्थ्य ही बढ़िया नहीं है तो आप में एक सामंजस्य यानी हार्मनी हो पाना बहुत मुश्किल है। तो पिछला 1 साल ने हमें काफी इस मामले में पीड़ित किया है। और दूसरी चीज, आप मनोवैज्ञानिक रूप से अगर भावनाओं को देखें तो जो दूसरा बिंदु है हमारा, देखिए लोगों को ये नहीं दिखता कि जो टनल के पार जो रोशनी है वो रहेगी या नहीं। लोगों को अपना जीवन अंधकारमय लगता है और वो काफी मायूस हो चुके हैं अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ वो खुशी से समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से एक नकारात्मकता के वो क्षेत्र में है और साथ ही बहुत निराश हो चुके हैं और साथ ही साथ बहुत तनावपूर्ण स्थिति में है। लेकिन मेरा आप सभी के लिए ये सुझाव है कि आप अपने धैर्य और शांति को बनाए रखें। बस आप इसे थोड़ा सा धैर्य बना के रखें तो ये समय भी कट जाएगा। तो जब आप हमारे समुदाय में शामिल होते हैं, आप हमेशा हमारा जो मुख्य मिशन है उसे कभी ना भूलें। वो है विश्व का नया आर्थिक विकास। ये हमारी प्राथमिकता पहली है और यही हमारा अंतिम लक्ष्य भी है। मान लीजिए कि अगर आप वापस से वो जो 5 बिंदुएं हैं जिनके बारे में सीईओ जी ने बताया है, एक संतुलित व्यक्तित्व के बारे में,
शायद उनमें से कुछ बिंदु आपने प्राप्त कर ली हो और कुछ में आप चूक रहे हो, लेकिन अंततः विश्व का नया आर्थिक विकास ये सुनिश्चित करेगा कि वो जो पांचों बिंदु हैं वो पूरे किए गए हैं। और इसके साथ साथ विश्व के नए आर्थिक विकास के साथ बहुत सारे और विकास भी होते हैं जो कि भाग बनते हैं डिजिटल दुनिया के। तो ये जो क्रिप्टो यूनिट परियोजना है वो भी इसी प्रकार की एक परियोजना है। क्रिप्टो यूनिट एक अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम था जो कि जिसका शुभारंभ 2019 में किया गया, जिसने सभी को प्रदान किए वो सभी अवसर जिसके माध्यम से वो सीख सकते हैं और सहमालिक बन सकते हैं WCRU पोर्ट ग्लोबल पोर्टफोलियो के, वो भी न्यूनतम संसाधनों के साथ। तो इसी क्षेत्र में कई गंभीर विकास भी हुए हैं जब से इसका शुभारंभ हुआ है 30 मार्च 2019 को। और लोग तो काफी जोशीले रूप से उन्होंने इसमें उस समय काम किया और मेरे को लगता है आज भी लोग काफी जोशीले हैं, क्योंकि जब से ये वास्तविकता में आया है और जब से ये शुरू हुआ है तो हमारा जो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो है उसमें तो जबरदस्त विकास और वृद्धि हुई है। तो अभी जो वर्तमान मूल्यांकन अगर आप करना चाहेंगे ग्लोबल पोर्टफोलियो का, वो $11.6 बिलियन तक पहुंच चुकी है। हमने तो मात्र $12 मिलियन से शुरुआत की थी और देखिए हमने कितना विकास किया है। इसी प्रकार से 8 जनवरी 2020 को दूसरा विकास का भाग शुरू हुआ और हम उसमें संक्रमित हुए और 19 अप्रैल 2020 में हमारे ब्लॉकचेन के लिए डेटा लेन देन की शुरुआत हुई। अगस्त 2020 में SEC प्राधिकार STO के लिए ये हमें प्रदान किया गया और हमने क्या किया, हमने ये आभास, हमें ये पता चला है कि लोगों को शायद नई उपकरणों की जरूरत है इस आपातकालीन स्थिति में, इस आपातकालीन दौर में। और 28 जनवरी 2021 को एक नई परियोजना का शुभारंभ हुआ जिसका नाम NDE है, जिसका लक्ष्य लोगों की मदद करना है ताकि ये अर्थव्यवस्था की आपातकालीन स्थिति से वो स्वयं को बचा सकें और उससे उभर सकें। और अब आप स्लाइड में देख सकते हैं सभी सुर्खियां जो प्रमुख हमारे इटालियन समाचार पत्र हैं, और मुझे आशा है कि इसी प्रकार की जो सुर्खियां हैं ये आपने अन्य समाचार पत्रों में भी देखी होंगी जो आपको ये बताती हैं कि ये जो आपातकालीन स्थिति है पैंडेमिक की, इसने कितना प्रभावित किया है दुनिया को। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कंपनियां दिवालियापन को प्राप्त हो रही हैं और सारे समाज में एक अराजकता की स्थिति फैल गई है। तो मुझे लगता है कि हमें शायद 100 साल पीछे जाना चाहिए और जाग के देखना चाहिए कि इतिहास स्वयं को दोबारा दोहरा रहा है और जो कंपनियां हैं वो वापस से उसी स्थिति में पहुंच गई है जिस स्थिति में वो ग्रेट डिप्रेशन के समय में थी। और ये केवल ये तथ्य नहीं है कि जो कंपनियां हैं उनके पास कम पैसा है, यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि जो कंपनियां हैं या व्यक्ति लोग जो हैं वो भी क्रेडिट के लिए योग्य नहीं बचे या इंसॉल्वेंट हो गए हैं। तो आइए हम मिलकर देखते हैं कि ये स्थिति किस तरह से बदल चुकी है लोगों के लिए और कंपनियों के लिए। ना ही व्यक्तिगत लोग या कंपनियां ऋण नहीं ले पा रही हैं, ना ही वो बिलों का भुगतान कर पा रही हैं, ना ही वो अपने किराए का भुगतान कर पा रहे हैं। और शायद वो लोग जो बंधक लेते हैं अपने घर पे 10 से 15 साल पहले, और वो अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां पे वो अपने सभी ऋणों को चुका ही नहीं पा रहे हैं। और ये सभी लोग बहुत ही ईमानदार हैं, ये वो लोग हैं जो कि बहुत ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो ऋण को भुगतान करने की योग्यता है
वो बैंकों की आंख में कहीं ना कहीं उससे चूकने लगे हैं और उनकी आंखों में गिर गए हैं। और कई ऐसी भी कंपनियां हैं जो अपनी वित्तीय स्थिति को अब स्थिर बनाने में असक्षम हो गई हैं। तो ये सभी जो कंपनियां हैं ये नई गारंटियों के तलाश में हैं। और हमें आशा है कि जो हमारा समाधान है वो समाधान होगा जिसके लिए वो शायद तलाश कर रहे हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ईमानदार हैं या एक ईमानदार मानव नहीं है, पर हमें आशा है कि आप ईमानदार हो। पर हाँ, जो इस भी स्थिति में आप हैं, हम सभी को अपनी गारंटी की आवश्यकता है ताकि हम हमारे ऋण, बंधक और सारी चीजों का भुगतान कर सकें और वित्त पोषित कर सकें अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी व्यावसायिक स्थिति को। तो हमारी जो कंपनी है उसका मिशन ये है कि व्यक्तियों और कंपनियों के लिए स्थायी और तेज डिजिटल रेटिंग बना सकें। तो धन्यवाद है उस रजिस्ट्री का, उन बैंकों और वित्तीय संस्थानों का जिसके माध्यम से हम जांच कर पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो सॉल्वेंट हो पाएगा या नहीं। तो इसके लिए हमने क्रिप्टो करेंसी का निर्माण किया, जो कि एक प्रकार का डिजिटल शेयर है। और ये जो डिजिटल शेयर है आप इसका उपयोग कर सकते हैं कोलैटरल के रूप में, और जो कीमत है उस डिजिटल शेयर का या टोकन का वो हमेशा उसका मूल्य बढ़ता ही जाता है। तो ये निर्भर करता है कि उस चरण के पिता कौन है और उसी के हिसाब से उसका मूल्य जो है सो बढ़ता है। तो जो डिजिटल टोकन है वो कोलैटरल की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि सभी जो कंपनियां हैं वो वापस से क्रेडिट वर्दी हो सके या ऋण भुगतान करने के योग्य हो सके। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या किस प्रकार की फायदे हमें प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद है इस खूबसूरत परियोजना का। तो आइए मिलकर देखते हैं कि इस सिस्टम के क्या फायदे हैं। केंद्रीकृत रेटिंग कंपनियों के लिए इसका क्या फायदा है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्राहक आधार है जिसमें जो कंपनियां हैं और जो भौतिक व्यक्तिगत लोग हैं वो मात्र एक क्लिक के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। और फिर कोई भी जो बैंक है या वित्तीय संस्था है, या मैं ये कहूँ कि केवल एक बैंकिंग संस्था ही नहीं बल्कि जो आपके व्यावसायिक भागीदार हैं वो वहां जाकर देख सकते हैं कि क्या आप क्रेडिट वर्दी हैं या नहीं, क्या आपके पास गारंटी है या नहीं, या क्या वो या आपको उनके साथ निपटना चाहिए या नहीं निपटना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो विश्वसनीय ना हो। तो यहाँ पर ये जो केंद्रीकृत रेटिंग है ये हमारे को बचाता है समय बर्बाद करने से, जो भी हम हमारे वित्तीय संचालनों में लगाते हैं। और ये तेजी से वित्तीय संचालन करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, वित्तीय प्रभाव देता है और साथ ही विश्वसनीय रहता है। तो ये कुछ इसके फायदे हैं। तो आइए अब हम स्लाइड बदलते हैं और अब कुछ तुलनाएं करें। तो कृपया करके स्लाइड बदल दीजिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम प्राप्त कर सकें क्रेडिट फंडिंग यानी वित्त पोषित कर सकें स्वयं को, तो उसके लिए आपको कुछ वित्तीय रेटिंग की आवश्यकता होती है। और ये जो वित्तीय रेटिंग है इसको व्यवसायों की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, और जो कि नॉन रिफंडेबल यानी गैर वापसी योग्य शुल्क होता है 2 से 15% तक होता है, जिसको आप उधार पे लेना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आपको समय की जमा को डिफ्रॉस्ट करने के लिए एक आवश्यक समय भुगतान की आवश्यकता होती है अंत में। और इसके साथ साथ आप बहुत सारे पैसे को फ्रीज कर देते हैं, वो भी लंबे समय के लिए। और इसी प्रकार से होता है किसी और कोलैटरल के साथ भी। वो कोलैटरल जिसको आप रखते हैं सामने उधार लिए हुई राशि के, और साथ ही जो नियम और शर्तें जारी की जाती हैं उस ऋण के पैसे पे, वो भी बहुत लंबी होती हैं। 90 से 120 दिनों तक
वो चलता है। और साथ ही कई बार आपको अपनी प्रॉपर्टी तक देनी पड़ जाती है उस राशि के 100% गारंटीकृत रूप में, कोलैटरल के रूप में, जिसके बदले में आप ऋण उठाते हैं। तो एक प्रकार से आप पहले तो गैर वापसी योग्य शुल्क का भुगतान करते हैं, फिर आपको कोलैटरल भी देना पड़ता है लोन लेने के लिए, और इसमें देखिए जो ऋण का पैसा जारी किया जाता है उसमें बहुत ही लंबा समय भी लगता है, और फिर वो लोग आपसे बदले में बहुत सारे दस्तावेज भी मांगते हैं कि आप हमें समर्पित करें, और कई बारी तो आपको कुछ उनमें त्रुटियां हो जाती हैं उनके सिस्टम में, जिसकी वजह से जो पूरा पैकेज है उसके अंदर भी कुछ वो गलतियां कर देते हैं, और इस पे भी कोई आपको गारंटी मिलेगी या नहीं, ये भी बात सुनिश्चित नहीं हो पाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई घर की खरीद करनी है और आपने एक खूबसूरत जगह ढूंढ ली, अब आप चाहते हैं उस अच्छी सी जगह पे मैं घर खरीदूं, आप चाहते हैं मैं इसे ऋण पे ले लेता हूं, पर अचानक से कोई और आ जाता है और खूब सारा नकद ले आता है वहीं पे देने के लिए, और आप शायद वो जो अपार्टमेंट है या वो जो घर है आप उससे खरीद ही नहीं कर पाते हैं। तो आइए अब हम मिलके देखते हैं एनडी आवेदन की क्या संभावनाएं हैं जिसके माध्यम से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्लॉकचेन प्रमाणित डिजिटल रैंकिंग पर तत्काल सलाह प्राप्त होती है। यहाँ आप जैसे कि जानते हैं कि जो ब्लॉकचेन है वहां पे जो भी आप एंट्री दर्ज करते हैं वो कभी भी उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, वो वहां पे हमेशा के लिए रहता है, और साथ ही वहां पे पारदर्शिता रहती है, और साथ ही ये गारंटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होती है, और साथ ही ये आपको संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है, सुनिश्चित करती है। और मैं आपको वो तापमान नहीं बता सकता कि कहाँ तक ब्लॉकचेन आपको सुरक्षा देता है। और साथ ही साथ जो ब्लॉकचेन है ये एक प्रकार का प्रमाणित डिजिटल गारंटी है जिसके माध्यम से आप गाड़ी को रेंट पे ले सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं, या किसी उपकरण को किराए पे ले सकते हैं। तो धन्यवाद है इस डिजिटल गारंटी का जिसके माध्यम से ये सब अब मुमकिन है। और साथ ही साथ हम लोग डिजिटल एस्क्रो खाते के साथ काम कर सकते हैं महत्वपूर्ण भुगतानों के लिए, जैसे नोटरी डीड, कीमती धातुएं, किश्तों के भुगतान की भी गारंटी यहाँ पे मुमकिन है। और इसे आप डेफर्ड पेमेंट भी कहते हैं। तो जो सप्लायर हैं वो सुनिश्चित हो जाते हैं कि उन्हें जो भी सामग्री वो सप्लाई कर रहे हैं उसके बदले में उन्हें पैसा बिल्कुल मिलेगा, सभी प्रकार के भुगतान मिलेंगे। और साथ ही साथ ये एक बहुत ही बढ़िया व्यापार के लिए मंच है, बी टू बी मंच। तो आइए अब हम मिलकर देखते हैं कि किस प्रकार की जो रजिस्ट्रियां हैं उनकी क्या सूची है, उसकी ओर जरा अपनी दृष्टि को घुमाते हैं। और हम यकीनन काम कर सकते हैं सभी व्यक्तियों के साथ और म्युनिसिपैलिटीज के साथ, और सभी जो सरकारी लोग हैं उनके साथ मिलकर हम काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद है डिजिटल गारंटी का। जिसकी वजह से हम सभी दस्तावेजों को रिप्लेस कर पाते हैं उन दस्तावेजों से जिसकी आवश्यकता बैंक को पड़ती है, और इसकी वजह से जो हमारा लेन देन का समय है वो भी, उसमें भी समय बचता है। आप देख सकते हैं कि डिजिटल गारंटी जो है वो बैंक, वित्तीय संगठन और कंपनियों के साथ काम करता है, और साथ ही साथ इसका लक्ष्य होता है कि ये व्यक्तिगत लोगों के साथ काम करे, वो भी एक बुनियादी प्रशिक्षण के रूप में। तो ये जानते हैं ये कितनी बड़ी बात है कि लोग हमें कभी ये नहीं सिखाते कि कैसे पैसे का इस्तेमाल करना है, कैसे उसका प्रबंधन करना है। और खास करके अगर आप वित्तीय शिक्षा साक्षरता प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि कैसे पैसे को बचाना है, कैसे गुना करना है।
और इसी की वजह से ये जो बीच में जो एक रिक्त स्थान रह जाता है, इसको हमारी परियोजना भरती है। और साथ ही साथ हमारी जो परियोजना है, ये डिजिटल दुनिया पे एक नई प्रकार की और जितनी रोशनी भी डालता है। नई जो ये रोशनी है वो नई डिजिटल प्रौद्योगिकियों के ऊपर है। और आप देखेंगे कि वाकई एक आप जब आप ये प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक सुरंग के बाद एक रोशनी आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लोगों को इस उत्पाद के बारे में पता होना चाहिए, प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए और उनको वाकई शिक्षा मिलनी चाहिए कि वो डिजिटल नवाचार और डिजिटल दुनिया को समझ सकें। और जो लोग हमारे प्रोजेक्ट के सदस्य बनना चाहते हैं तो हम लोग उनको प्रशिक्षण देना चाहेंगे, पेशेवर प्रशिक्षण देना चाहेंगे। और इस प्रशिक्षण के बारे में हम आपसे कुछ स्लाइड्स के बाद बात करेंगे। तो आइए इस स्लाइड के ऊपर देखते हैं। और हम लोग यहाँ पर विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं जो कि दोनों के लिए, एक तो जो व्यक्ति विशेष उनके लिए और कंपनियों के लिए। तो जो रजिस्ट्री है उसका पूंजीकरण होना चाहिए। और ये जो पूंजीकरण है, ये पूंजीकरण इस चीज का ध्यान रखेगा कि जो कंपनियां हमारे साथ जुड़ रही हैं वो वाकई आर्थिक रूप से सक्षम हैं। और इस समय मुझे लगता है कि ऐसा अभी तक कोई परियोजना मेरी नज़र में नहीं आई है जो यहाँ पर ये गारंटी दे सके। तो मैं अगर एक कंपनी का मैं मालिक हूँ तो मैं बैक ऑफिस के साथ पंजीकृत करता हूँ और मुझे एक कोड की प्राप्ति होती है। और उसके बाद यदि मैं और लोगों के साथ और संस्थाओं के साथ, जैसे सरकारी संस्थाएं या सरकारी जो संस्थाएं होती हैं या जो राज्य सरकार की संस्थाएं होती हैं, इन सभी के साथ मैं काम करना चाहता हूं। लेकिन ये जो संस्थाएं हैं वाकई मुझे ज़्यादा मदद नहीं करती हैं कि मैं उनके साथ काम कर सकूं। अपितु डिजिटल जो हमारा जो उत्पाद है, डिजिटल उत्पाद है, जो एलडीई है, ये मदद करेगा कि वो हम उनको पूंजीकरण प्राप्त हो सके और वो सारी की सारी परियोजनाएं जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके साथ काम करके सड़क बना सकें, व्यापार बढ़ा सकें और अगर हो सके तो निर्माण कार्य में भी मदद कर सकें। तो यहाँ पर जो हम लोग अगर यहाँ पर इस चीज से जब आपको एक गारंटी प्राप्त हो जाती है तो आप जो जो सरकार के जो टेंडर की प्रक्रिया है उसके अंदर भी आप भाग ले सकते हैं। कई बार जो सरकार है वो उस टेंडर को भरने के लिए आपसे परफॉर्मेंस गारंटी मांगती है ताकि आप जो है आपका जो पुराना रिकॉर्ड है वो बढ़िया है। और ऐसी कंपनियां वो ही कंपनियां इन बड़े बड़े टेंडर के अंदर हिस्सा ले पाती हैं जो कि आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं। और यदि आपके पास कोई ऐसा परफॉर्मेंस गारंटी देने के लिए यदि किसी कंपनी के पास कोई विकल्प नहीं है तो वो हमारे टोकन खरीद कर वो डिजिटल गारंटी दे सकता है। तो यहाँ पर ये जो जो लोग हैं या जो कंपनियां हैं जिनके पास आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संसाधन है वो दूसरी कंपनियों को पीछे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चूंकि आपको भी डिजिटल गारंटी मिल रही है, एक ऐसी कंपनी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जो कि अच्छे से इस टेंडर को पूरा कर सकती हैं, उनके पास भी जब डिजिटल गारंटी होगी तो एक समतल तरह का खेल का मैदान मिल जाएगा कि छोटी कंपनियां जो है वो बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगी। तो यहाँ पर जो छोट जो 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 लघु उद्योग हैं या मध्यवर्ती उद्योग हैं उनकी भी पहुंच जो है वो बड़े बड़े सरकारी टेंडर के अंदर उनकी भी पहुंच बन जाएगी। और साथ ही साथ जो परियोजना के जो जो लोग हैं, जो भागीदार हैं, उनको स्टेकिंग की आय भी प्राप्त होगी। तो ये एक प्रकार से इससे क्या होगा कि आप जब अपने टोकन्स को स्टेक करेंगे तो आपको आय होगी। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध होगा जो कि इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे और ये
पहले जुड़ेंगे जब तक हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये आधिकारिक रूप से लॉन्च नहीं हो जाता और बैक ऑफिस नहीं खुल जाता। तो यदि आपने उससे पहले अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको स्टेकिंग से भी आय मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको एक शुल्क देना होगा और उस शुल्क के माध्यम से आपको टोकन मिल पाएंगे जिनको आप स्टेक कर पाएंगे, और ये जो टोकन होंगे ये आपके पूंजीकरण का हिस्सा होंगे। लेकिन आप स्टेकिंग के माध्यम से जो अतिरिक्त आय है, निष्क्रिय आय है, वो भी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से कह दूं कि ये आपके पास तब तक ही उपलब्ध है जब तक हमारा एनडीई का इस परियोजना का बैक ऑफिस लॉन्च नहीं हो जाता। तो अब आप जो है आप अपने जो पूंजी है वो आप टोकन में निवेश कर सकते हैं और साथ ही साथ निष्क्रिय आय प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कौन लोग हैं जो, या कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो कि इस रजिस्ट्री का या इस रजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंपनियां इस्तेमाल कर सकती हैं। कंपनियों के साथ ये कंपनियां जो हैं, जो निजी व्यक्ति हैं वो, उसके बाद कंपनियां बैंक के साथ इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और कंपनियां जो हैं वो सरकार के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और कई बार एक मुद्दा विश्वसनीयता का होता है कि अगर कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही है तो क्या वो कंपनी इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएगी, या अगर कोई कंपनी किसी बैंक के साथ काम करती है तो बैंक को हमेशा ये एक गारंटी चाहिए होती है कि ये कंपनी जो है उसका पैसा लेके तो नहीं भाग जाएगी। तो आप यहाँ पर उस रजिस्टर का, यहाँ पर आप मदद कर सकते हैं। ये रजिस्टर जो है ये आपको बता सकता है कि ये जो कंपनी है जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वो वाकई बहुत विश्वसनीय है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास एक और मौका है कि जैसा मैंने कहा कि आप अगर हमारे साथ शुरुआत से जुड़ते हैं तो आपको स्टेकिंग की आय भी प्राप्त हो सकती है, और जल्दी आप अगर स्टेकिंग करेंगे तो उतनी ज्यादा आय आपको प्राप्त होगी। तो अगर आप ये जो टोकन्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप यूजी पे ग्रुप कंपनी के वेबसाइट पर जा सकते हैं और वो WCRU टोकन आप वहां से खरीद सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार निजी व्यक्ति इस रजिस्टर की गारंटी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो गारंटी है इसका उपयोग जो निजी व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति विशेष हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ये जो टोकन जो डिजिटल गारंटी में जो मिलते हैं तो वो C2C यानी कि ग्राहक से ग्राहक के बीच में भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये एक प्रकार का किराया भी हो सकता है, या आप किसी से उधार लेते हैं तो आप उसका भी भुगतान किस्तों में कर सकते हैं। तो आप टोकन्स का इस्तेमाल जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के बतौर कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप कोई जो घर है वो किराए पर लेने जा रहे हैं, तो या कोई गाड़ी आप जो है आप खरीदना चाहते हैं, तो आप जो है टोकन को स्टेक कर सकते हैं और उसकी जो आय है उससे आप अपनी गाड़ी की एक जो किस्त है वो भी दे सकते हैं, या आप अपनी यूटिलिटी के भुगतान यानी कि बिजली पानी और गैस का भी भुगतान कर सकते हैं। तो अब आइए यहाँ पर एक नजर डालते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि मैं एक गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, और वो गाड़ी मैं अपनी बेटी के लिए खरीदना चाहता हूँ। तो ये गाड़ी मैंने खरीद ली और ये गाड़ी मैंने अपनी बेटी को दे दी, और जैसे ही गाड़ी कार की दुकान से, डीलरशिप से बाहर निकलती है, तो वो गाड़ी की जो मूल्य है वो घट जाता है। मैं वापस उसको नहीं बेच सकता हूँ जिस मूल्य पे मैंने वो गाड़ी खरीदी थी। तो अगर अगर मैंने ये टोकन्स का जो मूल्य है, और ये टोकन्स का मूल्य जो है वो, अब मैं आपको आपको एक 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 जो मैंने ये जो गाड़ी खरीदी थी वो मैंने इन टोकन्स को जमानत के तौर पर रखकर मैंने खरीदी थी। तो ये जो टोकन थे वो मैंने प्लेज किए हुए थे और इनकी जमानत के तौर पर वो किया था, और 3 साल के बाद यदि मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है
तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वो गाड़ी जो है वो मैं बेच सकता हूँ, और जो मेरा डिजिटल एसेट है, जो डिजिटल परिसंपत्ति है, जो कि मेरे टोकन्स थे, उनका मूल्य जो है वो बढ़ चुका होगा, और उस बढ़े हुए मूल्य पर मैं जो चीजें हैं वो, मैं जो टोकन है वो मैं वापस प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये इस प्रकार से एक ये उदाहरण हुआ कि ये जैसे एक गुल्लक में आप पैसे डालते हैं, लेकिन ये पैसे जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। हो सकता है कि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा रोज़गार है, और रोज़गार के माध्यम से मुझे वेतन भी बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन यदि अगर मैं किसी दिन चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ और मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं उस गुल्लक पे वापस जाकर वो पैसे मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप धीरे-धीरे उस गुल्लक के अंदर पैसे तो डाल सकते हैं, और साथ ही साथ आपको मैं बताऊँ कि कुछ सालों के बाद जो जो टोकन का मूल्य होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये जो 5 घटक जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके आर्थिक स्वास्थ्य के, तो ये उनमें से एक है। तो सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर अपना ध्यान को वापस केंद्रित करना चाहिए, और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए आइए, न्यू डिजिटल एवोल्यूशन एनडीई के क्या लक्ष्य हैं जो 2020 या 2030 के हैं, और ये सारे के सारे मौके जो आज हमारे पास हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये वो लक्ष्य हैं जो हमें किसी भी कीमत पर प्राप्त करने हैं, और हम इनको अनदेखी नहीं कर सकते हैं। तो ये वो मौके हैं जो पूरे के पूरे विश्व के सामने उपलब्ध हैं, और हमारा लक्ष्य जो है वो लक्ष्य ये है कि हम लोग 10 मिलियन कंपनियों को अपने रजिस्टर में लेकर आना चाहते हैं। और ये बहुत सहज है, क्योंकि विश्व में बहुत जो जो अगर हम देखें कि पूरे विश्व में कितनी कंपनियां हैं, तो ये बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। और उसी के साथ-साथ हम लोग 10 मिलियन लोगों को अपने रजिस्टर के साथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी जो क्षमताएँ हैं, हम उसको बढ़ाते चले जाएँगे। और जब हम लोग ऐसे देखेंगे कि 2021 या 2030 के दशक में जो हमारा टर्नओवर होगा, वो कितना होगा, और ये जो आपके सामने जो संख्याएँ हैं, ये भी बहुत यथार्थवादी हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा टोकन हमारे पास होंगे, उतने ज़्यादा डिविडेंड लाभांश हम लोगों को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो टर्नओवर जो है, वो जो बिक्री से हम लोगों को मिलेगी, और जो हम लोग प्रशिक्षण देंगे, या जो हम लोग शुरुआती दौर में काम करेंगे, तो वो कम से कम जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। और जो हम टर्नओवर जो प्राप्त करेंगे कंपनियों को प्रशिक्षण देने के लिए, तो वो 112.5 बिलियन डॉलर का होगा, और जो सेल्स वॉल्यूम होगा टोकन का, वो कंपनी के बीच में लेन-देन में वो 800 बिलियन के आसपास तक का हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ अगर 2% ही इस टर्नओवर का अगर हम लोग प्राप्त करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाक़ई बहुत बड़ी राशि है। तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, और ये मैं आपको बताऊँ कि ये सिर्फ इतनी परियोजनाओं में से एक ही परियोजना के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो हमारे जो ग्लोबल पोर्टफोलियो के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजना है, उनमें से एक ही ये प्रोजेक्ट है। तो आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ ऐसा जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक आपसे बात नहीं की है। हम लोगों ने वित्त पोषण की बात की, हम लोगों ने बात की गारंटीज़ की। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि कुछ नए व्यवसाय हैं जिनका इस प्रोजेक्ट की वजह से निर्माण किया जाएगा। तो सबसे पहला जो व्यवसाय है वो है सिग्नलर का, यानी कि जो व्यक्ति हमें जानकारी देगा, और ये वो व्यक्ति होगा जो हमारे समुदाय में दिलचस्पी दिखाएगा, और ये वो लोग होंगे जो वाक़ई आगे जाकर इस परियोजना के बारे में लोगों को बताएँगे, कंपनियों को बताएँगे। दूसरा व्यवसाय जो है वो डिजिटल विक्रेता का होगा। ये डिजिटल विक्रेता वो व्यक्ति होगा जिसको प्रशिक्षित
किया जाएगा कि जो डिजिटल गारंटी और डिजिटल उत्पाद के बारे में वो विशेषज्ञ जानकारी उसको प्राप्त दी जाएगी, उसको प्राप्त होगी, वो विशेषज्ञ होगा। उसके बाद डिजिटल प्रबंधक जो कि बैक ऑफिस के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़ा होगा, और एक सूची होगी डिजिटल प्रबंधक की जिसमें उसका नाम होगा। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग डिजिटल विक्रेता से बात करते हैं। डिजिटल जो सिग्नलर है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये जो डिजिटल विक्रेता है ये प्रशिक्षण जो है उसको उसको देता है, और लोगों के साथ और कंपनियों के साथ ये व्यक्ति काम करता है। और अगर आपको याद हो तो हम लोग एमएलसीआई के सिद्धांतों के अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो इसलिए जब ये डिजिटल विक्रेता जो है वो एक डील को बंद करेगा तो उनको उस डील से ये कमीशन प्राप्त होगा। और जितने भी लोग जो डिजिटल विक्रेता हैं वो जो पंजीकृत करते हैं वो या तो डिजिटल विक्रेता और डिजिटल विक्रेता के साथ काम करते हैं। जो उनकी पहली पंक्ति में या तो डिजिटल विक्रेता होते हैं या सिग्नलर होते हैं। तो इस प्रकार उनकी संरचना बनती है। तो अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको बताऊं कि ये इतना मुश्किल नहीं है। आपको केवल ये करना है कि आपको एक प्रशिक्षण कर लेना है, और एक डिजिटल विक्रेता के रूप में आपको प्रशिक्षण लेना है। और फिर आपको एक अपने अपने देश के अंदर किसी स्व नियोजित के रूप में आपको पंजीकृत करना है ताकि आपका अपना जीएसटी नंबर आपको मिल सके। तो दूसरे शब्दों में आपको प्रशिक्षण लेना है, और उसके बाद आप अपना खुद का व्यवसाय खोलें एक उद्यमी के रूप में। उसके बाद आप जो है एक परीक्षा दें, और उसके बाद परीक्षा के परिणामों के बाद आप एक सफलता से आप डिजिटल विक्रेता बन सकते हैं, और आपको इसके लिए एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और एक और जो हम लोग व्यवसाय की बात कर रहे हैं वो है डिजिटल प्रबंधक का। ये वो व्यक्ति होता है कि जो कि तैयार है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो मैनेज करता है, उनका प्रबंधन करता है। तो ये दो सूचियों में बटा हुआ होता है। तो सूची ए में थर्ड पार्टी यानी कि तृतीय पक्ष जो हैं वो शामिल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ये जो डिजिटल प्रबंधक होता है ये उन लोगों के साथ काम करता है, उन कंपनियों के साथ काम करता है जिनको हमारे उत्पाद की जरूरत होती है। और एक होती है जो सूची बी होती है, ये डिजिटल प्रबंधक ये वो लोग होंगे जो कि तृतीय पार्टी यानी कि थर्ड पार्टीज के साथ और कंपनियों के थर्ड पार्टीज के साथ भी काम कर सकते हैं। तो वो कंपनियां होंगी जो डिजिटल प्रबंधक को आउटसोर्स करते हैं, और ये वो कंपनियां होंगी जो कि अपने पेरोल के ऊपर, अपने व्यवसाय के अंदर जो है अपने वेतन के ऊपर डिजिटल डिजिटल टीम नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं डिजिटल प्रबंधक के ये ऐसे कौन से 5 अनुभाग हैं। तो जो ये 5 अनुभाग हैं ये डिजिटल प्रबंधक के हैं, और ये सारे के सारे अनुभाग जो श्रेणियां हैं ये अलग अलग स्तर को दर्शाती हैं। क्योंकि क्योंकि जो कंपनियां हैं वो भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती हैं, और इसीलिए ऐसा हम लोग ये नहीं कर सकते कि एक डिजिटल मैनेजर हर प्रकार की कंपनी का प्रबंधक बन सकता है या प्रबंधन कर सकता है। तो पहली श्रेणी उन प्रबंधकों की होगी जो कि फैमिली बिजनेस यानी कि एचयूएफ के साथ काम करेंगे। और ये वो लोग होंगे जो कि स्वयं नियोजित लोगों के साथ काम करेंगे। और उसके बाद जो तीसरी श्रेणी है वो काम करेंगे उन लोगों के साथ, उन कंपनियों के साथ जो आईईसी के अंतर रजिस्टर होती हैं, पंजीकृत होती हैं। चौथे स्तर पे वो कंपनियां होंगी जो जॉइंट स्टॉक कंपनियां होती हैं। और उसके बाद जो पांचवी श्रेणी है ये वो कंपनियां होंगी जिनके पास जो जो वो कंपनियां हैं जो होल्डिंग ग्रुप्स कंपनीज होती हैं, और जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी होगी उतनी ज्यादा
आपकी जो डिजिटल मैनेजर की जो श्रेणी है वो होगी। और यदि अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ी कंपनियों के डिजिटल मैनेजर बने, डिजिटल प्रबंधक बने, तो आपको आपको एक उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त होना होगा। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से दोहराता हूँ कि जो श्रेणी 5 है, वो डिजिटल प्रबंधकों की पहुंच जो है वो बड़े-बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों तक बनाती है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने प्रशिक्षण के लिए आप खर्चा करते हैं या उसमें निवेश करते हैं, तो आप जो है आपकी पहुँच, आप वो सभी अपडेट्स तक भी मिलेंगी जो हम लोग हर समय और एक अंतर के बाद आपको देते रहेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण की बात करते हैं। तो जो प्रशिक्षण है वो एक शुल्क के ऊपर आधारित है, लेकिन जो प्रशिक्षण शुल्क है वो बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है। और अगर हम लोग इसको देखें कि ये हम लोगों को क्या-क्या फ़ायदे पहुँचाता है, तो ये वाक़ई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो एक घटक जो हमारे सहभागियों को समझ में आना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए निवेश कर रहे हैं और उनको क्या मिलता है। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा प्रशिक्षण है, जो एनडीई का, वो 15 15 खंड या 15 ट्यूटोरियल्स का होगा। और उसके अंदर जो है वो 60 लेसन्स या 60 पाठ होंगे। तो एक एक ट्यूटोरियल में, एक खंड में 4 पाठ होंगे। तो ये जो है, ये प्रशिक्षण कोई 2 या 3 दिनों का प्रशिक्षण नहीं होगा, बल्कि ये अलग-अलग सत्र में विभाजित किया जाएगा। और हर एक लेसन, हर एक पाठ्यक्रम, हर एक खंड में, हर एक अलग-अलग कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे। और मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि हम लोग इस प्रशिक्षण के शुल्क का, हम लोग अगर इसकी तुलना मार्केट में उपलब्ध और प्रशिक्षण से करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है। अगर आप ये सोचें कि आपको जो जो आपको पारंपरिक शिक्षा मिली हुई है और उसके अंदर आपने कितना खर्चा किया है, ख़ास करके यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये लगेगा कि ये वाला जो प्रशिक्षण हम दे रहे हैं, ये प्रशिक्षण वाक़ई बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है। तो सबसे पहले जो निजी व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण है वो $100 की है। ये एक सामान्य प्रशिक्षण है। और जो जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी, ये जानकारी आपको डिजिटल गारंटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत ज़रूरत के अनुसार। और आप ये जानकारी जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे यदि आप बैंकों के साथ काम करना चाहते हैं या और कंपनियों के साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन यदि आपको ये लगता है कि आपको लोन प्राप्त करना है और आपको लगता है कि आप बैंकों के साथ और वित्तीय संगठनों के साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं, तो आपको एक प्रशिक्षण और लेना होगा जिसका नाम प्रशिक्षण प्लस है, जो $400 का है। तो ये आपकी पहुंच थर्ड पार्टी तक भी बनाएगा और आपको पूरी जानकारी भी दी जाएगी कि आप जो हैं किस प्रकार किस प्रकार कार्य कर सकते हैं इस क्षेत्र के अंदर। और हमारा लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रशिक्षण को प्राप्त करें। अब आइए देखते हैं कि कंपनियों के लिए हम लोगों के पास कौन से प्रशिक्षण है। तो ये भी कुछ श्रेणियों में बांटे गए हैं। तो पहला प्रशिक्षण या पहली श्रेणी वो है, ये व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए है, जो कि जो पहला जो जो विशेषज्ञ यानी कि जो व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए जो पैकेज है वो $2500 का है। तो ये लोग वो लोग हैं जो स्वयं नियोजित हैं, स्वरोजगारित हैं, और वो अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। और दूसरा जो स्तर है वो $5000 का है और हम यहाँ पर काम कर रहे हैं प्रशिक्षण उन कंपनियों का जो कि एलएलसी हैं, एलटीडी हैं या सामूहिक ग्रुप कंपनीज हैं। और ये कंपनियां जो हैं
ये कंपनियां खरीद सकती हैं, और भी एक और पैकेज जो कि इससे महंगा हो सकता है लेकिन इससे सस्ता नहीं हो सकता। तो यदि आप एक कंपनी है, आप एक एलटीडी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, या आप एक सामूहिक कंपनी है, तो आप $12,500 के प्रशिक्षण ले सकते हैं। और उसके बाद जो है, जो सबसे बड़ा जो प्रशिक्षण पैकेज है वो $25,000 का है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कोड जो है वो पंजीकृत करने होंगे, और ये पंजीकरण करने के लिए इस समय के ऊपर आपको ज़्यादा फायदे होंगे। तो जब आप $2500 जो है अगर आप देते हैं, आप निवेश करते हैं, तो आपको टोकन्स भी दिए जाते हैं जिनको आप स्टेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने स्टेकिंग का जो जो आय है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो $2500 में आपको जो है आपको टोकन्स भी दिए जाएंगे, और उन टोकनों से आप जो है आप उनको स्टेक करके उनसे आय भी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जो आपको एक चीज़ और मैं याद दिला दूं कि जो ये टोकन्स हैं, ये टोकन का जो मूल्य आज है और जो 6 महीने के बाद होगा या दिसंबर तक होगा, तो वो भी वृद्धि उनके अंदर, वो भी आपको ही निवेश वृद्धि आपको ही प्राप्त होगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जितना भी आप आज प्रशिक्षण के अंदर निवेश कर रहे हैं, वो सभी की सभी भरपाई आपको स्टेकिंग की आय से पूरी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये वाकई एक बहुत बढ़िया मौका है, और यदि आप इसके ऊपर ज़्यादा देर करते हैं और आप अपने कोड्स को नहीं खरीदते हैं, तो बैक ऑफिस जो हम लोगों का लॉन्च होने वाला है 1 महीने के अंदर, तो वो अगर आप उसमें देरी करते हैं, तो आपको जो रजिस्टर कोड है वो विभिन्न जो अलग मूल्य के ऊपर, महंगे मूल्य के ऊपर प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जब एक बार बैक ऑफिस खुल जाएगा, तो आपको कोई भी स्टेकिंग का जो विकल्प है वो उपलब्ध नहीं होगा। तो उसी प्रकार जो जो व्यक्तिगत लोग हैं उनको $500, लिमिटेड कंपनियों को $1000, जॉइंट स्टॉक कंपनियों को $5000, और होल्डिंग कंपनियों के लिए ये $10,000 का शुल्क है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप आज इनके ऊपर निवेश करते हैं, तो आपको टोकन दिए जाएंगे जिनको आप स्टेक कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद जब बैक ऑफिस खुल जाएगा तो आपको कोई भी टोकन नहीं दिए जाएंगे। और आप इसके साथ साथ जब आप रजिस्टर कोड ले लेंगे, तो आपका एक डिजिटल रिकॉर्ड बन जाएगा, और आप जो है आप की रेटिंग होगी, डिजिटल रेटिंग भी बननी शुरू हो जाएगी। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अलग अलग परियोजनाओं में भी निवेश कर सकती हैं, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचे के लिए भी विकसित करने के लिए ही क्यों ना हो। अब मैं आपको यहाँ पर मार्केटिंग प्लान या विपणन योजना के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी, एक सूक्ष्म सी चीज आपको बताना चाहता हूँ। ये विपणन योजना केवल उन लोगों के लिए लागू होगी जो कि नए लोगों को हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं। और ये जो मार्केटिंग प्लान है, ये मार्केटिंग प्लान तभी चालू होगा जब हमारा एनडीई का बैक ऑफिस शुरू हो जाएगा। इस समय हम लोग केवल और केवल इवोरिच के मार्केटिंग प्लान का ही अनुसरण करेंगे। और जैसे ही हम लोगों का, मैंने कहा कि हमारा बैक ऑफिस जो एनडीई का बैक ऑफिस होगा वो लॉन्च होगा, तो एक नया मार्केटिंग प्लान जो है वो उसकी शुरुआत होगी और वो लागू हो जाएगा। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको नेटवर्क से क्या-क्या पुरस्कार प्राप्त हो सकते हैं विभिन्न स्तरों के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो एक डिजिटल विक्रेता है, उसको हम लोगों ने कितनी श्रेणियों में बाँटा हुआ है। तो आप जैसे पहले देख रहे हैं जो कि पीले के अंदर है, तो ये आपका स्तर पहली पंक्ति है। जो लोग आप अपने पहले पंक्ति के अंदर जो है आप कमाएँगे, तो ये अगर हम बात करें, तो ये सिग्नलर को ये आय होगी जो कि वो अपनी पहली पंक्ति से कमा सकते हैं 7% पहली पंक्ति से,
दूसरी पंक्ति से 4%, तीसरी पंक्ति से 3.5%, और उसी प्रकार आप हर एक पंक्ति से कमा सकते हैं। तो अब उसी के उस जो डिजिटल विक्रेता हैं वो 7% उनकी कमीशन जो है वो बंधी हुई है, और जितने भी वो डील्स लेकर आएंगे, जितनी भी डील्स को वो पूरा करेंगे कंपनियों के साथ, उसमें से 7% कमीशन उनकी अपनी बनेगी। और ये हमारा मार्केटिंग प्लान है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक बहुत मुश्किल रॉकेट विज्ञान की तरह है। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर मैं आपको कुछ विशिष्ट चीजें और विशिष्ट संख्याएं बताना चाहता हूं कि आप किस प्रकार जो है प्रशिक्षण से कमा सकते हैं। तो डिजिटल गारंटी का जो जो परियोजना है वो आपकी कैसे मदद कर सकती है कि आप अपनी आय का स्रोत बना सकें। तो यदि आप $2500 का एक प्रशिक्षण पैकेज अगर आप बेचते हैं, तो आप उसके ऊपर 175 यूएसडीयू कमा सकते हैं। यूएसडीयू हमारा ब्लॉकचेन का स्टेबल कॉइन है जो $1 के बराबर है। तो यदि आप $25,000 का पैकेज अगर आप बेचते हैं, तो आपका जो कमीशन है वो 1750 यूएसडीयू का आपको प्राप्त होता है। लेकिन अ, अगर आप छोटा पैकेज भी प्रतिदिन बेच देते हैं, तो जैसे कि अगर आप $2500 का अगर आप पैकेज प्रतिदिन बेचते हैं, तो आप 175 यूएसडीयू, $175 जो है वो आप उठा सकते हैं। और अगर हम उसको 20 दिनों से, महीने के 20 दिन जब हम काम करेंगे, तो अगर हम लोग उसको गुना कर देते हैं, तो ये वाकई जो वेतन आपको मिलेगा या जो कमीशन मिलेगा वो लोगों की जो आपके देश के औसतन सैलरी से काफी ज्यादा होगा। कुछ देशों में जो औसत वेतन है महीने का वो बहुत ज्यादा भी होती है, लेकिन अगर हम पूरे विश्व की औसतन वेतन देखें तो उससे तो कहीं ज्यादा होगा। तो ये फायदा है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोग नए आय के स्रोत और नए कमाने के जो मौके हैं वो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक चीज में जो और ये बहुत ही वास्तविक है। आप देख सकते हैं कि आपको 7% प्राप्त होता है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हाँ, मेरी इसमें दिलचस्पी है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है इस परियोजना में बखूबी रूप से काम करने के लिए। तो आइए हम स्लाइड को बदलते हैं और इसके बारे में संपूर्ण विस्तार से बात करते हैं। तो ये हमारी रणनीति है सफलता के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप इस समुदाय में शामिल होना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको सबसे पहले पंजीकृत होना आवश्यक है, और फिर आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। यानी आप रिसर्च करते हैं, उसके आधार पे आप योजना बनाते हैं। योजना के दौरान आप एक कोड को रिजर्व करते हैं। जब आप जो आपको सौंपा जाता है, जब आप परीक्षा पास कर लेते हैं, फिर आप प्रशिक्षण को खरीदते हैं, और उस प्रशिक्षण से गुजरने के बाद आप दोबारा से परीक्षा को पास करते हैं, और उसी के आधार पे आप अपनी डिजिटल रेटिंग का निर्माण करते हैं, जिसमें लगभग न्यूनतम 3 से 6 महीना लग जाते हैं। और उसके बाद आप इसको लागू करना शुरू करते हैं, और वो क्या है कि आप रजिस्टर करते हैं कंपनी के रजिस्टर में, और आपको एक नियत कोड प्राप्त होता है, और फिर आप समुदाय में गतिविधियों को शुरू करते हैं। और यकीनन आपको अपनी डिजिटल गारंटी को जारी करने के लिए आपको उस कोड को खरीदने की आवश्यकता होती है, और आपको जो टोकन है उन्हें आपको स्टेक करना होता है ताकि आपको पुरस्कार प्राप्त हो सकें। और इसी के साथ-साथ जितने ज़्यादा लोगों को आप लेके आते हैं, उतना ज़्यादा आपका कमीशन हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर मैं ग्राहक हूँ, तो मेरे लिए कि मैं इस्तेमाल कर पाऊँ डिजिटल गारंटी का, इसके लिए जो मेरा सप्लायर है, उसको भी इसी समुदाय का हिस्सा होना पड़ेगा। यानी डिजिटल गारंटी समुदाय का उसको हिस्सा होना पड़ेगा। और हो सकता है कि कोई कहे कि अरे वाह! ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मान लीजिए कि तब क्या अगर ये ठीक से ना हो तो? यानी कि हमें यहाँ बस कल्पना करना है, या अपने दिमाग में एक बड़े चित्र को रखना है। बड़ा चित्र क्या है कि जो कंपनियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा
उनको जरूरत है निधियों की, यानी वित्त पोषण होने की। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और पहलू है जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं की है, और मैं इस पहलू को अभी आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो स्लाइड है इसमें रोटी और चावल क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो दो खाद्य पदार्थ हैं, ये हमारे सबसे ज्यादा जो जन समुदाय हैं विश्व के, वो इसको ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं सीआरयू खरीद करने की क्षमता को। सीआरयू जो है वो बुनियादी टोकन है पूरी डिजिटल गारंटी परियोजना का, या डब्ल्यूसीआरयू परियोजना का। तो अगर आप देखें 2019 में 1 किलो ब्रेड औसतन रूप से दुनिया भर में उसकी लागत लगभग $3.2 है। $3.2 थी। और अगर आप सीआरयू से 1 किलो की अगर ब्रेड को खरीदना चाहें तो इसके लिए आपको 2206 सीआरयू का भुगतान करना होगा। वहीं आप देखिए 2011 में जो ब्रेड है यानी जो रोटी है, अगर उसका कीमत में अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो ये $3.7 प्रति किलो के हिसाब से हो जाता है। और ऐसे में जो वर्तमान टोकन की लागत होगी वो अगर हम मान लें कि वो 40 सेंट है, जो कि जिसका ये मतलब है कि अगर आप 1 किलो ब्रेड को खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 9.2 या 9 से 10 टोकन का भुगतान करना होगा। तो आप पहले से ही आप देख सकते हैं कि क्या अंतर है, काफी ज्यादा, कई सौ गुना ज्यादा है। और वहीं पे 2023 में हम देख सकते हैं कि 1 किलो ब्रेड की लागत शायद $4 के करीब हो, और यही जो संभावित कीमत है 2 साल में जो कि बढ़ेगी, वो $114 तक लगभग प्रति टोकन हो जाएगा, जिसका ये मतलब है कि आपको 0.23 टोकन आपको उसका भुगतान करना होगा ब्रेड के भुगतान के लिए। और इसी प्रकार से ये जो गणित है इसका उपयोग किया जाता है चावल के लिए भी। मुझे आशा है कि आप इसकी तुलना कर पाएंगे। तो आइए अब हम स्लाइड को बदलते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सीआरयू खरीद करने की जो क्षमता है, जो किसी और धातु के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए सोना और फरारी चुना है। फरारी मैंने यहाँ पे उदाहरण इसलिए नहीं चुना है क्योंकि मैं इटालियन हूँ, बल्कि इसलिए यहाँ पे फरारी गाड़ी चुनी गई है क्योंकि जो फरारी के शेयर हैं वो काफी बढ़िया कोलैटरल बदले में प्रदान करता है, तो अच्छे शेयर माने जाते हैं इसके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके मूल्य में बदलाव होता है, कि 1 ग्राम जो सोना है वो 2019 में इसकी लागत $40 के करीब होगी, और आप ये मान लीजिए कि यही प्रति ग्राम सीआरयू की कीमत में 27,000 के लगभग पड़ेगी। और वही 2021 में आप देख सकते हैं कि वो उसकी लागत जो है वो $55 प्रति ग्राम के हिसाब से होगा, और आप सीआरयू के हिसाब से अगर देखते हैं तो यही 137 सीआरयू के करीब हो जाएगा, जहां प्रति टोकन का जो लागत है वो 40 सेंट है। और इसी तरीके से आप 2023 में देख सकते हैं कि प्रति ग्राम जो है सोना का वो $75 हो जाएगा, और उसकी लागत जो है सीआरयू की वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्लाइड है यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड और चावल 2021 में अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोकन है, अगर आप उसी सामान्य मूल्य के जो टोकन है अगर वो आप लगाते हैं तो 2021 में, और दो जो कि 1 किलो ब्रेड के लिए आपको इतना प्रदान करता है, वहीं 9.3 जो सीआरयू है उसके बदले में आपको 2023 में 286 किलो ब्रेड खरीद करने का मौका मिलेगा। ये तब हम बात कर रहे हैं जब 2023 में मान लीजिए कि अगर इसकी लागत जो टोकन की है ये इसमें वृद्धि हो जाएगी मूल्य की, और अगर मान लीजिए ये $114 के इस संकेतक तक ना भी पहुंचे तो भी ये आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ी राशि है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं
कि ये जो टोकन है ये आपको 200 से ज्यादा किलो ब्रेड प्रदान कर रही है। तो ब्रेड यहाँ पे केवल एक उदाहरण है। और मान लीजिए कि अगर टोकन की लागत मान लीजिए $114 की जगह अगर $50 भी हो, तो भी ये बहुत बड़ा रिटर्न आपको देगा। तो आप कितना कितना ब्रेड लेंगे? 100 ग्राम ब्रेड भी अपने आप में बहुत ज्यादा खाद्य पदार्थ है। और आपको बस ये याद रखना है कि जो यूएस डॉलर है, इसका अपना एक मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का इसका एक दर है 2 से 3% प्रति वर्ष। तो अगर आप अपने पैसे के साथ कुछ नहीं भी करते हैं तो आप उसी पैसे के साथ कम और कम खरीदेंगे। तो इसीलिए जो खरीद कर पाएंगे, और इसीलिए जो पैसा है उसको अगर आप निवेश नहीं करते तो उसमें हमेशा नुकसान ही होता है। तो अब हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है, बजाय कि आधा खाली है। तो फिलहाल हम लोग सभी पैंडेमिक में हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो निराशा और काफी निराशावादी हो गए हैं, और उनको किसी भी चीज की आशा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम इस पूरी स्थिति को बदल सकते हैं, और वो बदल सकते हैं हम अपनी सकारात्मकता पूर्ण सोच के साथ। तो इसी के साथ मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि धन्यवाद है हमारे आज के सत्र में शामिल होने के लिए, और आपका स्वास्थ्य और जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अनुवादक अपनी वाणी को विराम देते हैं, और आशा है अगले सत्र में आपके साथ नए जोश और उमंग के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।